हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती होंगी बहुत अच्छे हैं आप लोग। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं हूँ तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी। और जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको हिंदी पढ़ाई है और हम ऑलरेडी चैप्टर्स जो है वो पढ़ चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में क्या अलग है, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, हम ऑलरेडी चैप्टर पढ़ चुके हैं, लेकिन चैप्टर में जो क्वेश्चंस होते हैं वो पेपर में हमको किस तरह से प्रेजेंट करने हैं, वो आंसर्स किस तरह से लिखने हैं, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है जी, सॉल्यूशंस बेसिकली हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप डाउनलोड कर सकते हैं ई विद्यार्थी की वेबसाइट से फ्री में एमसीक्यू, सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बुक्स, नोट्स, समरीज, ये सब कुछ फ्री में ई विद्यार्थी की वेबसाइट से। ठीक है जी, तो चलिए अब हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करते हैं अच्छे से और अच्छे से पढ़ते हैं। लेट्स गो। नमस्ते प्यारे बच्चों, चलिए आज हम मिलकर 3 बुद्धिमान पाठ के अभ्यास वाले प्रश्नोत्तर करते हैं। अपनी कॉपी और पेन निकालकर तैयार हो जाइए। तो सब तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। हम एक एक करके प्रश्न देखेंगे और साथ में उसका सही उत्तर भी समझेंगे कि वही उत्तर क्यों सही है। तो हमारा पहला सवाल है, लोक कथा में पिता ने अपने बेटों से धन संचय करने को कहा। उनकी इस बात का क्या अर्थ हो सकता है? क्या इसका मतलब खेतीबाड़ी करना है, या फिर पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना, ऊंट का व्यापार करना, या गांव छोड़कर शहर में बसना? जरा सोचिए तो, पिता ने किस तरह के धन को इकट्ठा करने के लिए कहा होगा? बिल्कुल सही, इसका सही जवाब है पैनी दृष्टि और तीव्र बुद्धि का विकास करना। और ये सही क्यों है? क्योंकि पिता जानते थे कि असली धन रुपए, पैसे या सोना चांदी नहीं, बल्कि हमारी तेज नजर और हमारी समझ होती है। ये एक ऐसी दौलत है जो मुश्किल से मुश्किल समय में भी हमारा साथ देती है और कभी खत्म नहीं होती। शाबाश। अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तीनों भाइयों ने पिता की सीख का इस्तेमाल किया और अपनी बुद्धि से ऊंट के बारे में सब कुछ बता दिया। तो सवाल ये है कि उनके इस काम से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? जरा ध्यान से विकल्पों को पढ़िएगा। इस प्रश्न के 1 से ज्यादा सही जवाब हो सकते हैं। जी हाँ, इस प्रश्न के 2 सही उत्तर हैं। पहला है, समस्या को सुलझाने के लिए ध्यान से निरीक्षण करना महत्वपूर्ण है, और दूसरा है, किसी व्यक्ति का ज्ञान, बुद्धि और धन ही सबसे बड़ी ताकत है। ऐसा इसलिए बच्चों, क्योंकि भाइयों ने कोई अंदाजा नहीं लगाया था। उन्होंने तो बस रास्ते में मिली चीजों को, यानी निशानों को बहुत ही ध्यान से देखा, जिसे हम अवलोकन कहते हैं, और फिर अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके ऊंट के बारे में सब कुछ सही सही बता दिया। इससे यही साबित होता है कि ध्यान से देखना और सोचना ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा, ये तो हुई भाइयों की बात, पर ये बताइए, राजा ने उनकी बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया? चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, राजा ने भाइयों की बुद्धिमत्ता पर विश्वास क्यों किया? और हाँ, ध्यान रहे, इसके भी 1 से ज्यादा सही जवाब हो सकते हैं। कहानी को याद कीजिए। ऐसा क्या हुआ था जिससे राजा को उन तीनों पर पूरा यकीन हो गया? इसके भी 2 सही उत्तर हैं। पहला, भाइयों ने अपनी बात को तर्क के साथ समझाया, और दूसरा, राजा ने स्वयं ऊंट और पेटी की जांच कर ली थी। देखिए, वजह बिल्कुल साफ है। एक तो भाइयों ने हवा में कोई बात नहीं की, उन्होंने हर बात का कारण बताया, मतलब तर्क के साथ अपनी बात समझाई। और दूसरा, राजा ने सिर्फ उनकी बातें नहीं सुनी, बल्कि खुद जाकर पेटी खोली, और जब अपनी आंखों से कच्चा अनार देखा तो उन्हें भाइयों की बुद्धिमत्ता का पक्का सबूत मिल गया। चलिए अब इस हिस्से के आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये पूरी कहानी और खासकर राजा का जो फैसला था, उससे हमें क्या नैतिक सीख मिलती है? सवाल है, लोक कथा के पात्रों और घटनाओं के आधार पर राजा के निर्णय के पीछे कौन सा मूल्य छिपा है? राजा के फैसले से हमें कौन सी सबसे बड़ी सीख मिलती है? इसका सही उत्तर है, अच्छी तरह जांच किए बिना किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। और इसकी वजह यह है कि राजा ने जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। उन्होंने भाइयों को सुनते ही चोर नहीं मान लिया। उन्होंने पहले उनकी बुद्धि की परीक्षा ली, सबूतों को परखा, और जब सच सामने आ गया तभी उन्हें निर्दोष माना। यही एक न्यायप्रिय राजा की निशानी है। बहुत बढ़िया, आप सबने सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छे से समझे। अब आखिरी प्रश्न में आपको अपनी सोच और तर्क का इस्तेमाल करना है। प्रश्न है, हो सकता है कि आपके समूह के साथियों ने अलग अलग उत्तर चुने हों, तो आपको अपने दोस्तों के साथ चर्चा करनी है कि आपने यही उत्तर क्यों चुने। अब इस पर आप खुद सोचिए कि आप इसका जवाब कैसे देंगे। अगर आपको मदद चाहिए तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ, जिसे आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। आप अपनी कॉपी में लिखना शुरू कर सकते हैं। मैंने ये उत्तर इसलिए चुने क्योंकि यह लोककथा हमें बुद्धि, ध्यान से देखने और तर्क से सोचने का महत्व सिखाती है। पिता की सलाह से लेकर भाइयों के काम और राजा के निष्पक्ष फैसले तक पूरी कहानी हमें यही संदेश देती है कि पैनी दृष्टि और बुद्धि ही सबसे बड़ी ताकत है। तो चलिए पहली पंक्ति से शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि इसमें कौन सा गहरा राज छिपा है। मैं इसे एक बार पढ़ रही हूं, सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे।
रुपए पैसे के स्थान पर तुम्हारे पास पैनी दृष्टि होगी और सोने चांदी के स्थान पर तीव्र बुद्धि होगी। ऐसा धन संचित कर लेने पर तुम्हें कभी किसी प्रकार की कमी ना रहेगी और तुम दूसरों की तुलना में 19 नहीं रहोगे। तो इस पंक्ति का मतलब क्या हुआ? यहां पर पिता अपने बेटों को एक बहुत बड़ी सीख दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असली दौलत सोना, चांदी या रुपए पैसे नहीं, बल्कि हमारी तेज बुद्धि और चीजों को बारीकी से देखने की शक्ति है। ये एक ऐसी दौलत है बच्चों जो कभी खत्म नहीं होती, है ना? ये हर मुश्किल में हमारा साथ देती है और हमें आत्मनिर्भर बनाती है। जिसके पास ज्ञान का ये धन है वो कभी किसी से कम नहीं रहता। अच्छा, अब एक सवाल है जिस पर सब मिलकर सोचेंगे। क्या सच में ऐसा होता है कि बुद्धि और चीजों को ध्यान से देखना पैसे से ज्यादा जरूरी है? जरा अपने जीवन का कोई ऐसा किस्सा याद करने की कोशिश कीजिए जब पैसों से ज्यादा आपकी समझदारी काम आई हो। बहुत बढ़िया। चलिए अब इसी बात को और आगे बढ़ाते हैं और अपनी दूसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। इसे भी ध्यान से सुनिए। हर वस्तु और स्थिति को पूर्णतः समझने और जानने का प्रयास करो, कुछ भी तुम्हारी दृष्टि से ना बच पाए। तो पिता ने यह तो बता दिया कि सच्चा धन क्या है, पर उसे पाया कैसे जाए। ये पंक्ति हमें वही रास्ता दिखाती है। इसका मतलब है कि हमें अपने आसपास की हर चीज को, हर हालात को बहुत गहराई से समझना चाहिए। हर छोटी बड़ी बात पर ध्यान देना चाहिए और फिर अपनी बुद्धि से सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। सीधी सी बात है, ये पंक्ति हमें हमेशा जिज्ञासु और सतर्क रहने के लिए कहती है। अब जरा अपने बारे में सोचते हैं। क्या हम सब अपने आसपास की दुनिया पर इतना ध्यान देते हैं? स्कूल में, घर पर, दोस्तों के साथ, या बस कई बार चीजों को देखकर भी अनदेखा कर देते हैं? इस पर अपने समूह में जरूर बात कीजिए। बहुत अच्छे। अब हम अपनी आखिरी पंक्ति पर आ गए हैं और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि इसमें भाई बताते हैं कि जब उन्होंने अपने पिता की सलाह को माना तो उसका नतीजा क्या निकला। सुनिए भाई क्या कह रहे हैं। उनकी मेहनत इस एक लाइन में साफ झलकती है। हमने अपने परिवेश को पैनी दृष्टि से देखने और बुद्धि से सोचने के प्रयास में बहुत समय लगाया है। इस पंक्ति से हमें एक बहुत जरूरी बात पता चलती है। भाइयों की जो तेज बुद्धि थी वो कोई जादू नहीं था, वो उनकी सालों की मेहनत और अभ्यास का नतीजा था। उन्होंने अपने पिता की सलाह को गंभीरता से लिया और बहुत परिश्रम किया। ये पंक्ति हमें याद दिलाती है कि कोई भी हुनर सीखने के लिए मेहनत और समय दोनों लगते हैं। तो अब इस पर बात करते हैं। कैसा लगता है कि छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की आदत से हम जिंदगी में बेहतर फैसले ले पाते हैं? अपने अनुभव अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा कीजिए। तो जब हम इन तीनों पंक्तियों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमें इस कहानी का मुख्य संदेश बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाता है। कहानी का सार बस इतना सा है कि हमारी असली ताकत पैसा या ताकत नहीं, बल्कि हमारा दिमाग है, हमारी बुद्धि, हमारी चीजों को देखने परखने की शक्ति और हमारी तर्क से सोचने की क्षमता। यही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। तो आज का हमारा अभ्यास है मिलकर करें मिलान। फटाफट अपनी अपनी कॉपी और पेन तैयार कर लीजिए, हम सब साथ में इसे करेंगे। देखिए यहां स्क्रीन पर आपको दो कॉलम दिख रहे हैं, है ना? स्तंभ 1 और स्तंभ 2। हमें बस इतना करना है कि स्तंभ 1 के वाक्यों को स्तंभ 2 के उन वाक्यों से मिलाना है जिनका मतलब बिल्कुल एक जैसा है। तो शुरू किया जाए। अच्छा, तो पहला वाक्य उठाते हैं। लिखा है, कुछ समय पश्चात पिता चल बसे। अब देखिए यहां दो शब्द हैं, पश्चात मतलब बाद में और चल बसे मतलब उनका देहांत हो गया। तो अब सोचिए इस पूरे वाक्य का क्या मतलब बना? हाँ, बिल्कुल सही। इसका सही जुड़ा है, थोड़े समय के बाद पिता का देहांत हो गया। बहुत बढ़िया। चलिए जल्दी से इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। चलो अब दूसरा वाक्य देखते हैं। हम कहीं भी क्यों ना हो भूखे नहीं मरेंगे। अरे वाह, ये वाक्य पढ़कर तो लगता है कि उन तीनों भाइयों को खुद पर कितना भरोसा था, है ना? मतलब वो मानते थे कि वो जहां भी जाएंगे अपनी होशियारी से खाने का इंतजाम तो कर ही लेंगे। तो फिर इसका सही मिलान क्या होना चाहिए? हाँ, बिल्कुल यही। हम चाहे जहां भी हों, हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। शाबाश, इसे भी अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, अब अगला वाक्य। घुड़सवार ने तीनों भाइयों को शंका की दृष्टि से देखा। घुड़सवार तो आप जानते ही हैं, जो घोड़े पर सवार हो, पर ये शंका की दृष्टि क्या होती है? इसका मतलब है शक की नजर से देखना, जब आपको किसी की बात पर यकीन ना हो रहा हो। तो इसका सही जवाब हुआ, घोड़े पर सवार व्यक्ति ने तीनों भाइयों को अविश्वास से देखा। चलिए फटाफट इसे भी अपनी कॉपी में उतार लीजिए, बिल्कुल ध्यान से। अब आते हैं चौथे वाक्य पर। ये थोड़ा लंबा है, ध्यान से सुनिए। बचपन से ही हमें ऐसी आदत पड़ गई है कि हम कुछ भी अपनी दृष्टि से नहीं चूकने देते। दृष्टि से नहीं चूकने देते, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वो हर चीज पर बहुत गौर करते थे, बहुत बारीकी से देखते थे, कुछ भी उनकी नजरों से बचता नहीं था। तो इसका जोड़ा बनेगा स्तंभ 2 के चौथे वाक्य से ही। बचपन से ही हमें आदत हो गई है कि हम हर छोटी बड़ी वस्तु पर ध्यान अवश्य देते हैं। उम्मीद है सब मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, कोई पीछे तो नहीं छूटा। और ये रहा हमारा आखिरी वाक्य। लोगों के आश्चर्य का कोई ठिकाना न था।
बच्चों, ये एक मुहावरा है। जब हम कहते हैं ना आश्चर्य का ठिकाना न होना, तो इसका मतलब होता है कि कोई इतना हैरान हो गया है, इतना ज्यादा कि उसे समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या कहे। तो इसका सही मिलान होगा, लोग इतने अचंभित थे कि उनका आश्चर्य व्यक्त करना कठिन था। बहुत अच्छे, चलिए इसको भी लिखकर इस अभ्यास को पूरा कर लीजिए। शाबाश मेरे प्यारे बच्चों, आप सबने ये अभ्यास बहुत ही बढ़िया तरीके से पूरा किया है। मुझे बहुत खुशी है। हम जल्दी ही मिलेंगे एक और नए अभ्यास के साथ। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे, और अगर आ गए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ठीक है, मिलती हूँ आपसे दूसरी वीडियो में। बाय।